साहित्य आज तक के आयोजन की जब शुरुआत हुई थी तब एक चर्चा हम ज़रूर करते थे हम सब की, इस तरह से कभी हम भी सम्मानित करें उन साहित्यकारों को जिनको हम अपने बीच बुलाते हैं, अपने मंच पर बुलाते हैं, और एक तरीके से हमारी पूरी टीम के लिए भी एक सपना पूरा होने की तरह है। पर साहित्य के महाकुंभ साहित्य आज तक के 8वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। दूसरा दिन है आज साहित्य आज तक का, और आज का ही वो दिन होता है जब हम जो शब्दों के जादूगर होते हैं उनको सम्मानित करते हैं, जो साहित्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं उन सब को हम सम्मानित करते हैं। और आज ही का दिन वो है जिन लोगों ने अपने लेखन से साहित्य और शब्द संसार को समृद्ध किया है, उन्हें हम अपनी तरफ से सम्मानित कर सकें। इस बार का सम्मान समारोह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2025 के विजेताओं को श्री हरिवंश जी, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के हैं, वो सम्मानित करेंगे। हरिवंश जी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच। मैं आज तक और इंडिया टुडे समूह की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी जी और साथ में हरिवंश जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग श्रेणियों में ये सम्मान हम देते हैं और पूरे साल भर हमारी प्रक्रिया चलती है। आगे हम उसके बारे में बताएंगे। पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सब कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। घन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का धन्यवाद। और अब मैं इंडिया टुडे और आज तक समूह के न्यूज़ डायरेक्टर श्री सुप्रिय प्रसाद जी से निवेदन करूंगी कि वो हरिवंश जी के स्वागत में कुछ कहें। धन्यवाद श्वेता। आज से करीब 35 साल पहले मुझे जिस शख्स ने दुमका जैसे छोटे शहर का एक स्टिंगर नियुक्त किया था, आज मुझे उन्हीं का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है इस मंच पर। हरिवंश जी भी आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्टिंगर बनाया था। उस समय तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था, उनको पता भी नहीं होगा कि दुमका में कोई स्टिंगर है जो उनको 35 साल बाद उनका मंच पे स्वागत करेगा इस तरह से। हरिवंश जी पत्रकारिता के में एक जाने माने नाम है। हरिवंश जी ने कई अखबारों में काम किया, कई अखबारों का संपादन किया, कई ऐसी खबरें की जिससे सरकार के सामने कड़ी चुनौतियां पेश की उन्होंने।
इनके कई रिपोर्ट्स ऐसी आईं, रविवार से लेके हर जगह जब वो काफ़ी सुर्खियों में रही। हरिवंश जी जब प्रभात खबर के संपादक थे तो उन्होंने न केवल अखबार का विस्तार किया बल्कि कई ऐसी रिपोर्ट्स भी की जिससे सरकार को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा उस वक्त। उसके बाद हरिवंश जी जब यहाँ पे पत्रकारिता से अलग अख्तियार राजनीति के मैदान में आए तो वो राज्यसभा में चुने गए और राज्यसभा में बतौर उपसभापति उन्होंने काफ़ी माने क्या कहते हैं कॉर्डियल और न्यूट्रल रह के उन्होंने काम किया इसका। कई बार विवाद वाले मौके भी आए राज्यसभा में, जबकि जब पिछले दिनों जब उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद हरिवंश जी ने राज्यसभा का संचालन काफ़ी अच्छे तरीके से किया और इसकी सराहना चारों तरफ की गई। आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक पत्रकार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए शख्स के हाथों आज हमारे सभी विजेताओं को ये सम्मान दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विजेताओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और हरिवंश जी का यहाँ आने के लिए और हमें सबको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रिया जी, दिल से निकली हुई ये शब्द, और मुझे लगता है हरिवंश जी एक एक शब्द को याद कर रहे थे। लेकिन हम अब विजेताओं को सम्मानित करने का वक्त है, लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बताना चाहेंगे, क्योंकि निष्पक्षता और विशिष्टता इस सम्मान की पहचान है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि ये उसी रूप में रहे। इस सम्मान के विजेताओं के चयन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे साल भर चलती है। रोज हम उसमें सम्मिलित रहते हैं। कुछ चेहरे जो आप सामने देखेंगे जिन चेहरों से हम आपका परिचय कराएंगे, और कुछ वो चेहरे जो साथ साथ में पढ़ते रहते हैं और हम सब मंथन में लगे रहते हैं। हर श्रेणी में सैकड़ों पुस्तकें होती हैं और उनके बीच आपको विजेताओं का चयन करना पड़ता है। लंबी प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। हर श्रेणी के लिए 10 पुस्तकों की एक लॉन्ग लिस्ट हम तैयार करते हैं। ये 10 पुस्तकें श्रेष्ठ होती हैं। 10 में से 3 पुस्तकों को फिर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उससे विजेताओं का चयन आज तक साहित्य जागृति सम्मान की जूरी द्वारा किया जाता है। इस जूरी के ये 4 सदस्य आपके सामने हैं। सुप्रिया जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, आज तक और इंडिया टुडे के मैनेजिंग डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद। सदस्य में मैं खुद भी हूँ, जो सीनियर मैनेजिंग एडिटर और इंडिया टुडे हिंदी के संस्थापक सौरभ द्विवेदी हैं। साथ में संजीव पालीवाल जी को भी आप देख रहे हैं, संयोजक के तौर पर हमारे साथ रहते हैं। अब इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें हम सब उन पुस्तकों को कोशिश करते हैं कि हमारी जो जूरी है उसके बीच उनमें से कुछ पुस्तक हम सब पढ़ें। आखिर में जब हमारी सूची तैयार होती है तो वहाँ मंथन भी होता है, हमारी बहस भी होती है, और उसके ज़रिए जो निकल कर आता है उसे हम सम्मानित करते हैं। आज के विजेताओं का जो चयन है पिछले 3 साल जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें से किया गया है, और हमेशा यही हम प्रक्रिया अपनी पालन करते हैं। साहित्य और संस्कृति का ये समुद्र मंथन हम कहते हैं इसे, जिसके ज़रिए विजेता निकलते हैं। जो हमारे विजेता हैं वो इसीलिए भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनकी अपनी जो कृतियां हैं उससे भारतीय साहित्य के महान संसार को और समृद्ध वो करते हैं। साहित्य तक पर रोज एक पुस्तक का उसको हम जो क्रिटिक होता है उसको जो हम चर्चा करते हैं, एनालाइज करते हैं, लेखकों से बातचीत करते हैं, और उसके जरिए ताकि आप सब भी रोजाना हमसे जुड़ सकते हैं उन पुस्तकों को समझने में, पढ़ने में, और आखिर में इस समुद्र मंथन से उन विजेताओं को निकालने में। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस प्रक्रिया को समझाने के बाद आज के सम्मान समारोह की। बधाई और आप सबकी तालियों के बीच अब मैं उन उदीयमान रचनाकारों को आमंत्रित कर रही हूं जो आज श्री हरिवंश जी के कर कमलों द्वारा आज तक साहित्य जागृति सम्मान 2025 से सम्मानित हो रहे हैं। पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा प्रतिभा सम्मान 2025, और इसकी जो विजेता है वो है रिंकी झा ऋषिका। रिंकी झा ऋषिका जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप कृपया मंच पर आएं। आपका यह सम्मान उनके मैथिली कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए दिया जा रहा है।
इस सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है उनको। बधाई और शुभकामनाएं। उसके अंदर एक अप्रासंगिक इच्छा है, प्यार जीवन के लिए है और वो भी दोगुना। वो हमेशा सोचता है, हमेशा कई चीजें कुछ नई सोच के साथ वो अपने पंखों को अपने भीतर पकड़ लेता है। ऐसी काव्य पंक्तियों से आलोचकों को चौंकाने वाली रिंकी झा ऋषिका की कविताओं में स्त्रियों की समस्या, स्त्रियों के संघर्ष का प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। समाज की विसंगतियों पर प्रहार भी देख सकते हैं। ऋषिका को अपने इसी मैथिली कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। रिंकी जी अपनी कविताओं में पारंपरिक मूल्यों के स्खलन का प्रतिकार भी करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रिंकी जी आपको। हमारी अगली श्रेणी है आज तक साहित्य जागृति उदीयमान लेखिका सम्मान 2025 और उसकी विजेता हैं रश्मि कुलश्रेष्ठ। रश्मि जी कृपया मंच पर आएं। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। ये सम्मान इनके उपन्यास शेष रहेगा प्रेम के लिए दिया जा रहा है। इस सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। जीवन में सबसे अधिक सहजता से होता है प्रेम, चुपचाप छू जाता है किसी पछुआ बयार की तरह। इसके होने में न प्रयासों की जरूरत पड़ती है, न ही किसी विधि विधान की। ये जीवन में ऐसे आता है जैसे पड़ोसी के घर का पता पूछने आया अजनबी आपके घर का मेहमान बन जाए और बाद में आपको भी भाने लगे। जब तक आप कुछ समझे तब तक जीवन भर के लिए किसी मोह में बांध ले आपको, और जब छूटे तो किसी पूरी हो चुकी कहानी की तरह जीवन का अंत हो जाए। ये पंक्तियां हैं उनकी। रश्मि कुलश्रेष्ठ के उपन्यास शेष रहेगा प्रेम यही संदेश देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई रश्मि जी। अब आज तक साहित्य जागृति उदीयमान लेखक सम्मान 2025 के विजेता को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर, और ये लेखक हैं अमित तिवारी। अमित तिवारी जी को ये सम्मान आपके उपन्यास के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत आपको बधाई हो। बंकू उपन्यास के लिए आपको ये मिल रहा है। ये उपन्यास बंकू नामक एक पालतू कुत्ते से जुड़ी संवेदना की कहानी है। यह आश्चर्यजनक है कि जिन पालतू जानवरों को हम अति उत्साह से अपने घर पालने के लिए ले आते हैं, उन्हें ही बीमार पड़ने, बूढ़ा होने पर छोड़ देते हैं। बंकू जैसा कोई एक, दो या कई हमेशा हमारे आसपास होते हैं। इनके नाम बदल सकते हैं पर उससे जुड़ी संवेदनाएं कहां बदलती हैं। बंकू नामक कुत्ते की यह कहानी संभावना और कल्पना की उड़ान तो भरती है, पर उसकी डोर का एक सिरा वास्तविकता से बंधा रहता है और पाठकों को पालतू जानवरों की वफादारी के साथ ही उनके प्रति संवेदनात्मक रूप से जुड़ने पर बाध्य कर देता है। ये इनकी पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे अमित तिवारी जी को। बहुत शुभकामनाएं अमित। अब आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा सम्मान 2025, इसके विजेता हैं अमोल पार्लेकर जी, संध्या गोखले जी। आप दोनों को हम आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर। यह सम्मान आपकी संस्मरण पुस्तक एवज एक स्मृति बंध के लिए दिया जा रहा है।
इस सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। श्री पालेकर जी और गोखले जी को बधाई और शुभकामनाएं। संयोग से खुद को अभिनेता, पसंद से निर्देशक और स्वभाव से चित्रकार कहने वाले अमोल पालेकर के इस बेबाक संस्मरण में रंगमंच का अभिनय, निर्देशन और निर्माण, हिंदी, मराठी और बांग्ला सिनेमा का अभिनय और कैरियर और फिल्म कलाकार निर्देशक के रूप में उनके काम को विस्तार से शामिल किया गया है। अमोल जी बताते हैं कि 70 के दशक की शुरुआत से लेकर अब तक सिनेमा और थिएटर कैसे विकसित हुए हैं, जिस अवधि में टेलीविजन ने भी बड़ी छलांग लगाई। ये संस्मरण मराठी में एवज एक स्मृति बंध नाम से, अंग्रेजी में उनकी सहधर्मिणी संध्या गोखले के अनुवाद से व्यू फाइंडर ए मेमोयर नाम से और अमोल पालेकर जी के स्वयं के अनुवाद से अमानत एक स्मृति कोश नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान 2025 के विजेता हैं डॉक्टर विक्रम संपत। डॉक्टर संपत को यह सम्मान उनके हिस्टोरिकल बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ माइसोर्स इंटररेग्नम के लिए दिया जा रहा है। इस सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। टीपू सुल्तान की विवादास्पद विरासत 4 मई 1799 को मृत्यु के 2 सदी बाद भी भारत की राजनीति को उलझाए हुए है। भारत के सैन्य इतिहासकार, रहस्यमयी योद्धा, विचारकों, इतिहासकारों, उनके प्रशंसकों और विरोधियों के लिए अलग अलग अर्थ रखते हैं। संयोग से सत्ता पाने वाले टीपू के पिता हैदर अली ने 1761 में वाडियारों से मैसूर छीना। पिता पुत्र ने ब्रिटिशों से 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े। पहले 2 में हैदर ने कंपनी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये जो पुस्तक है ये बताती है कि समय टीपू को चाहे जिस भी रूप में याद करे, इतिहास के लिए दक्षिण भारत के सर्वशक्तिमान शासक और ख्याति प्राप्त सैन्य वीर की स्थिति को नकार पाना असंभव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। और अब आज तक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान 2025 लेखिका श्रेणी की विजेता हैं मालिनी अवस्थी जी। मालिनी अवस्थी जी को यह सम्मान संस्मरण चंदन किवाड़ के लिए दिया जा रहा है। बहुत ही अभिनंदन आपका, बधाई मालिनी जी आपको। चंदन किवाड़ मालिनी अवस्थी की स्मृति कथाओं की वो मंजुषा है जिसके पृष्ठ पलटते ही कुछ बहुत मार्मिक, बहुत करुण, अभावों से जर्जर लेकिन अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और लोक मंगल की भावना से पूरित उनके पूर्वजों के संस्मरण खुल जाते हैं। ये मालिनी जी के मन का प्रवाह है। इसमें उनके अबोध मन पर कंदीलों से ही जगमग मंडला स्टेट की राजसी ठाट बाट, असीम धैर्य और आत्मविवेक वाली नानी है, तो अक्षत फूलों की प्रतिश्रुति के साथ पर्व त्योहारों की लोक कथाएं सुनाती ममतामयी दादी भी कहीं सुर साधिका माँ हैं, तो क्रमशः परंपरा प्रवाह में शामिल स्वयं मालिनी जी, गुरु माता गिरिजा देवी, वत्सला ताई जी और बचपनिया संग साथी वाली सुमंगलाओं की स्मृति कथा लोकगीतों की पंक्तियों से और भी रोचक बनती है। बहुत शुभकामनाएं आपको मालिनी जी। आज तक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान 2025 लेखक श्रेणी के विजेता हैं गौहर रजा जी। गौहर रजा साहब को यह सम्मान आपकी किताब मिथकों से विज्ञान तक के लिए दिया जा रहा है। बहुत बधाई सर आपको।
इस सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। रजा साहब की मृतकों से विज्ञान तक पुस्तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर जीवन के विकास तक की बदलती सोच और विज्ञान की कहानी। यह पुस्तक इस प्रश्न से शुरू होती है कि क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर दोनों इंसान की ज्ञान यात्रा के 2 अलग अलग पड़ाव हैं। प्राचीन कथाओं से लेकर आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों तक की यात्रा कराती ये पुस्तक धर्म, आध्यात्म, दर्शन और विज्ञान की जड़ों को भारतीय दृष्टिकोण से परखती है, बताती है कैसे और क्यों जैसे सवालों से हम विज्ञान और आध्यात्म की राह पर बढ़ते हैं। गौहर रजा जी इतिहास के उदाहरण से बताते हैं कि कैसे पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना ही विज्ञान का मूल है। यह पथ टकराव का नहीं, यह पथ संवाद का है। लेखक अपने पाठकों से मिथक और विज्ञान के संबंध, ब्रह्मांड और जीवन के रहस्य, आधुनिक और पारंपरिक सोच के बीच सेतु बनाने का आग्रह करते हैं। मिथकों से विज्ञान तक केवल एक किताब नहीं, सोचने, सवाल करने और स्वयं को बदलने का निमंत्रण है। अनेक बधाइयां गौहर रजा जी। और अब आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025, इससे इस वर्ष सम्मानित की जा रही हैं चित्रा मुद्गल जी। तालियों के साथ उनका अभिनंदन, उनको बधाई। चित्रा जी को यह सम्मान उनके जीवन भर के साहित्यिक कामकाज के लिए दिया जा रहा है। इस सम्मान के लिए आपको हम सब की तरह, और देखिए कैसे उनके जो साथी साहित्यकार हैं, यह भी अपने आप में एक असली सम्मान होता है कि सब अपनी जगहों पर खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि एक संपूर्ण जीवन किस तरीके से साहित्य में झोंक दिया गया। आपको स्मृति चिन्ह और 11 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। हिंदी की प्रख्यात कथाकार हैं। जन्म 10 दिसंबर 1943 को चेन्नई में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई, शेष पढ़ाई महाराष्ट्र में। प्रमुख कृतियों में उपन्यास आवा, गिलीगढ़ू, एक जमीन अपनी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, अंतहीन, ये पूरी सूची है। कई पुस्तकों का संपादन, दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म वारिस का निर्माण, कई कहानियां आपकी लोकप्रिय धारावाहिकों में परिवर्तित हुई। प्रसार भारती की बोर्ड मेंबर, उसकी इंडियन क्लासिक कोर कमेटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं आप। 42वें और 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की जूरी सदस्य भी रही चित्रा जी। अपने उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान, आवा के लिए बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान के अलावा इंदु शर्मा कथा सम्मान लंदन, पुष्किन सम्मान रूस, साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली, अवंतीबाई सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान और वीर सिंह देव सम्मान आदि से सम्मानित हैं। आपको सामाजिक कार्यों के लिए विदुला सम्मान भी मिल चुका है। आज आपको ये सम्मान प्रस्तुत करते हुए हम सब स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन और हृदय से आपको आभार अपना संपूर्ण जीवन साहित्य को समर्पित करने के लिए। अब मैं हरिवंश जी से आग्रह करूंगी कि वो इस समारोह को संबोधित करें।
कलीपुरी जी, श्वेता जी, प्रिय सुप्रिय जी के आत्मीय शब्दों के लिए उन्हें बहुत आभार। सचमुच इस यादगार कार्यक्रम में होना मेरे लिए खुद के लिए फक्र की बात है। आज लगभग 45 वर्षों पहले जिन्हें रचना करते हुए और शिखर पर पहुंचते हुए लोकप्रियता में अपनी प्रतिभा के कारण देखा पहली बार, वो आदरणीय चित्रा मुदगल जी को भी उनके साथ यहाँ होने का हमें मौका मिला। ये हमारे लिए निजी तौर पर फक्र और संतोष की बात है। अनेक वो प्रतिभाएं जो सचमुच देश को बौद्धिक रूप से संपन्न कर रही हैं, उन्हें आज इस मंच से सम्मानित किया जाना और उसमें मेरा साक्षी होना मेरे लिए सचमुच पुनः उल्लेख करूं फक्र की बात है। अनेक महत्वपूर्ण लोग सम्मानित हुए, उनकी पुस्तकों के बारे में आपने जाना। आदरणीय गौहर रजा जी, मशहूर लोक गायिका जिनका हम सब कह सकते हैं, जो हिंदी में बड़ा प्रचलित शब्द है, बहुत फैन है हम सब। आदरणीय मालिनी अवस्थी जी और युवा लेखक, इतिहास के प्रति, तथ्यों के प्रति इतने सजग, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरेग्नम, उसके युवा लेखक मशहूर विक्रम संपत जी, अमानत स्मृति कोश, अद्भुत जिनका लेखन है, जिनका अन्य नाटक से लेकर और फिल्मों में जिनकी मतलब बहुआयामी प्रतिभा है, उन अमोल पालेकर जी को भी पहली बार मुझे 78 में बंबई रहते हुए देखने का मौका मिला था। उन्हें और संध्या गोखले जी को यहाँ पाकर सम्मानित होते हुए देखना उल्लेखनीय और यादगार क्षण है हमारे जीवन का। मानवीय संवेदना से भरे उपन्यास बंकू, उसके लिए सम्मानित युवा लेखक अमित तिवारी जी। पुस्तक शेष रहेगा प्रेम की युवा लेखिका रश्मि कुलश्रेष्ठ जी और भारतीय भाषा प्रतिभा सम्मान 25 से सम्मानित मैथिली कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता की लेखिका रिंकी झा जी। इन सभी सम्मान पाने वाले लोगों को पुनः बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। यह गौरव की बात है कि साहित्य आज तक के इस प्रतिष्ठित साहित्य उत्सव में हम सब और ख़ास तौर से मैं इन विशिष्ट जनों और रचनाकारों के बीच हूँ। इसके लिए मैं इंडिया टुडे समूह को भारतीय भाषाओं के साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आयोजन के लिए साहित्य आज तक के 8वें संस्करण महाकुंभ के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा। आदरणीय अरुणपुरी जी को, कलीपुरी जी को और सुप्रिय जी को। क्यों? साहित्य का मर्म क्या है? अगर निजी तौर पे आपसे मैं कहूं तो मैं बड़ा नीरस और शुष्क विषय अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, पर हिंदी इलाकों की सामाजिक स्थिति समझने के लिए बहुत अर्ली एज में उपन्यास पढ़ने का सुझाव एक अध्यापक ने दिया और मैं आज भी याद करता हूं कि जिन उपन्यासों को हमने पढ़ा, उन्होंने कैसे सामाजिक समझ, सोशियोलॉजिकल समझ, सांस्कृतिक समझ को हमारे संपन्न किया। जैसे रेणु का मैला आंचल, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरणी, राही मासूम रजा का आधा गांव, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्ण बिहारी मिश्र का ललित निबंध बेहया के जंगल, वो समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र में नहीं पा सकता था। ऐसी पुस्तकें हमें समाज कहाँ खड़ा है इनको समझने का अवसर देती हैं और वैसे लोगों को सम्मानित करना, ये अद्भुत प्रयास है इंडिया टुडे के साहित्य आज तक के कार्यक्रम का। मैं इंडिया टुडे के साहित्य वार्षिकी का भी बड़ा चाव से एक क्या कहूँ, बहुत प्रतिबद्ध पाठक हूँ। साहित्य आज तक पर उसके मंच से यूट्यूब पर हर दिन एक किताब की बात, पुस्तकों की समीक्षा, साप्ताहिक लेखकों से बातचीत, इंडिया टुडे ग्रुप के साहित्यिक सरोकार की कहानी स्वतः स्पष्ट करता है। और इसके लिए विशेष तौर पर साहित्य आज तक की टीम संजीव पालीवाल जी और जयप्रकाश पांडे जी को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको बताऊं कि साहित्य का यह आयोजन कितना महत्वपूर्ण है, सिर्फ हम सब के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। निजी अनुभव के तौर पे मैं कह सकता हूं कि दुनिया के इतिहास का मर्म जो अपने तौर पे पढ़ते हुए निजी तौर पे मैं पाया, राजनीति व्यवस्था का सबसे परिवर्तन का सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है
पर मनुष्य के मन और हृदय को साहित्य ही बदलता है। हम 1857 की अपनी क्रांति को देखें तो हम सिर्फ तोपों की आवाज हमें नहीं सुनाई देती, लोकगीतों और लोक कथा की गूंज भी सुनाई देती है। मैं आपको बताऊं, अंग्रेज अफसर डफ ने इन चीजों को पढ़ा और बताने की कोशिश की किस तरह से उन दिनों इन रचनात्मक प्रयासों ने समाज में बदलाव के बीज डाले। अभी मैं 4-6 दिन पहले नागालैंड में था और मैं आपको बताऊं, कोहिमा से दूर एक वो पहाड़ी पर ले गए, लगभग 70 किलोमीटर दूर। उस पहाड़ी पर 400 सीढ़ियां चढ़कर के एक गांव की कहानी हमने पढ़ी। उस गांव के लोगों ने 1830 से लेकर 1870 तक अंग्रेजों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। वो कहानी कभी हमारे यहाँ कहा नहीं गया। ऐसी अनेक कहानियां, और इस तरह की कहानी जब दुनिया में लिखी गई तो पुस्तकें दुनिया को बहुत उन्होंने प्रभावित किया। जैसे जब मैं युवा था तो मैं समर गाथा किताब आज भी मैं पाता हूं, अद्भुत ढंग से जिसको अमृत राय ने अनुवाद किया था। वो ऐसे ही जगह की कहानी है जहां के लोग चीजों को बदलते हैं, और हर युग के साथ कैसे साहित्य चीजों को प्रभावी ढंग से बदलता और उस पर असर डालता है। औद्योगिक क्रांति दुनिया में आई, फैक्ट्रियों की चिमनियां आसमान में धुआं छोड़ने लगी, साहित्य ने भी अपना रास्ता बदला। एक तरफ मशीनें थीं, दूसरी तरफ कवि और रचनाकार, प्रकृति, गांव, आम आदमी और उसकी कल्पनाओं की ओर लौटे। साहित्य ने आवाज़ दी, खेत खलिहान, नदियां, पहाड़, प्रेम, ये सब में इंसान के अंदर क्या भाव इस बदलाव से आया। और चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास, उसकी यादगार पंक्तियां, ए टेल ऑफ टू सिटीज की, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। ये साहित्य ही मर्म को बता सकता है समाज के। शैली ने, उनके न रहने के पीवी शैली के लगभग 18 साल बाद 1840 में यह प्रकाशित हुआ, पोएट्स के बारे में कहा, प्रोफेटिक लाइन्स, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे समाज के रहनुमा कैसे कवि होते हैं। स्टालिन का एक मैं आपको कथन बताऊं, स्टालिन से हम बहुत से लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, पर 32 में गोरकी के घर पर उनका फ्रेज था, राइटर्स आर द इंजीनियर्स ऑफ ह्यूमन सोल। एक अमेरिकी लेख में एक अमेरिकी पत्रकार ने लिखा था, बहुत पहले मैं पढ़ा, लिखा कैसे कवियों की साधना, गुलामों की बेचैन करने वाली आवाज ने एक छात्र या गाना लिखने वाले किसी बेचैन इंसान ने इतिहास को पलट दिया। 1776 में एक किताब छपी, थॉमस पेन की 45 पृष्ठों की किताब 148 वर्षों बाद भी आज दुनिया में असर डालती है। खुद भारत में आप देखिए, पुराने महर्षि व्यास से वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, याज्ञवल्क्य, कोरख, तुलसीदास, एकनाथ, कबीर, सूर, मीरा, टैगोर, प्रेमचंद्र जैसे साहित्यकारों ने कितना बड़ा योगदान दिया है हम सबके एलिवेशन के लिए वैचारिक रूप से। और मैं क्षेत्रीय साहित्य में अगर बात करूं तो अद्भुत ढंग से हर भाषा में हमारे यहाँ विलक्षण साहित्यकार हुए हैं। पहले अनुवाद करता था बहुत सारी चीज़ों पर हमारे यहाँ से ज्ञानपीठ, उनमें हम लोगों ने पढ़ा एक से एक साहित्यकार अलग अलग भाषाओं में। साहित्य और क्रांति, साहित्य कैसे चीज़ों को बदलता है। 24 में ट्रॉस्की ने बुक लिखी, बड़ा रिमार्केबल बुक, एक इंजीनियर, कैसे उसकी एक किताब दुनिया में औद्योगिक क्रांति की वजह बनी। एडुकेशन, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और फिजिकल, हर्बर्ट स्पेंसर। मूलतः व्यवसाय से इंजीनियर वो व्यक्ति ब्रिटेन में लिखने लगा कैसे हम आगे बढ़ें। मैंने औद्योगिक क्रांति के पहले का ब्रिटेन देखा तो कैसे हमारा मुल्क आगे बढ़े। उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति पे सवाल उठाए। ये लेख पहले अखबारों में छपे, बाद में पुस्तकाकार में आए। वो लेख है जिसके बारे में विल डूरेंट जैसे व्यक्ति ने, उनकी कुछ लेखों का यादगार एक संकलन है, उसमें मैंने पढ़ा, जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला। इस एक पुस्तक का असर पड़ा कि अमेरिका से लेकर के जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसा देश, उनका एजुकेशनल सिस्टम बदल गया। बहुत उन्होंने उसमें मौलिक सवाल उठाए कि इस एजुकेशन पॉलिसी जो समाज को बदल नहीं सकती, उसका क्या उसकी क्या प्रासंगिकता है। मैं बताऊं कि हमारे यहाँ देश में भी सारे साहित्यकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में उपेक्षित, दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ अपनी दी है। बंकिम चंद्र जी की वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ ये है। कहना ना होगा कि वंदे मातरम ने कैसे स्वाधीनता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। और उनके आनंद मठ के बारे में मैं विस्तार से पुस्तक तो हम लोगों ने पढ़ी थी, पर कैसे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में अगर कोई मनुष्य के मन को बदल सकता है, उसके अंदर आस्था और विश्वास भर सकता है, वो साहित्य है। बहुत लोगों की स्मृति शायद न हो या जिन लोगों ने पढ़ा होगा,
इस देश के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता होते थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर, उनकी जेल डायरी है। भारतीय राजनीति को जिन्हें समझना हो, 2 खंडों में इतनी समृद्ध भाषा में लिखी गई, जिसके लिए नामवर सिंह ने भी कहा है और अनेक बड़े लेखकों ने, वो इतनी महत्वपूर्ण भाव, भाषा और सूचना शायद किसी और डायरी में न हो। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब उन्हें तन्हाई में रखा गया तो कैसे कामों का प्लेग, अ सर्टेन डेथ, जो टकामों की पुस्तक है, रिबेल, फिर रेणु की परती परिकथा, मुल्क राग आनंद की कुली, डेविड मोरे का उपन्यास जूडा ट्री, इलाचंद जोशी का जहाज का पंछी, दोस्तोवस्की का द इडियट, क्राइम एंड पनिशमेंट, किस तरह से, और फ्रैंकल की वो किताब, जब मैं ऑस्ट्रिया गया तो फ्रैंकल के उस घर गया वो देखने के लिए, जिस व्यक्ति की करोड़ों में पुस्तक बिकी, जो नाजी जेलों में बंद थे और जिनके घर के सब लोग लगभग मार डाले गए, उस व्यक्ति ने कैसे अपना जीवन जेल में रहते हो हर पल मौत का इंतजार करते हुए वो पुस्तक उन्होंने लिखी और बाद में वो रिहा हुए। ऐसी पुस्तकें आप पढ़िए तो सचमुच टूटे हुए मन को, पस्त मनोबल को वो जो ताकत और ऊर्जा देती हैं, वो जीवन में कहीं और नहीं मिलता। ऐसे ताकत देने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आज जब साहित्य पर समाज कहीं चर्चा नहीं करता, वो आज तक यह आयोजित करता है, इसलिए मैं दोबारा उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ये टेक्नोलॉजी है। एक दौर था जब ग्रेजुअल पुस्तक अभी हमने हाल में कुछ वर्षों पहले पढ़ी थी, 3-4 वर्षों पहले अमेरिका के संदर्भ में, पहले कैसे विचार दुनिया को बदलते थे, आज टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइविंग सीट पर, हम एआई के दौर में हैं, टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया को तेजी से बदल रही है, ये जरूर हमें गौर करना चाहिए। पर इस बदलाव में भी जो हवा चल रही है उसमें हम दुनिया की नियति गढ़ने वाले एआई तकनीकी में भी आगे बढ़ें, अर्थव्यवस्था में भी अपनी मिट्टी और अपनी बोली, अपनी स्मृति, अपनी करुणा न छोड़ें। ये ताकत हमें साहित्य ही और दृष्टि देता है। पर यह काम कौन करेगा? मुझे लगता है आप कवि, कथाकार, साहित्यकार ही ये काम कर सकते हैं। आज 2014 के बाद भारत अपने को दुनिया में एक नए आत्मविश्वास के साथ सामने रख रहा है। यह बात हमें जब भी दुनिया में बाहर जाते हैं हम देखते हैं, महसूस होता है। स्वामी विवेकानंद का जो सपना था कि भारत एक विकसित देश बने, तो हम आर्थिक रूप से आज मजबूत हो रहे हैं, नैतिक रूप से सजग भी, सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी भी। पर इसमें जो भी कमियां रहें या जो विशेषताएं दिखें, ये साहित्य का विषय बनना चाहिए। आज तकनीक से सामंजस्य बिठाकर, आधुनिकतम प्रणाली से जुड़कर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देकर, आइडिया और इनोवेशन के लिए रास्ते खोलकर भारत एक अलग रास्ते पर मजबूती के साथ बढ़ रहा है। सामरिक रूप से और सॉफ्ट पावर में भी भारत का उदय दिखाई देता है। लेकिन साहित्य इसको ताकत दे, इस मनोबल को बनाने के लिए। आलोचना कहीं भी बड़ी आसान है, कर्म से चीज़ों को गढ़ना उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। मुझे लगता है कि साहित्य ही यह काम कर सकता है, और जहां कमियां हो वो भी बताना साहित्य का काम है। आपने हमें इस महत्वपूर्ण मंच पर होने का निमंत्रण दिया, और ऐसी विशिष्ट प्रतिभाएं जो कलम के धनी लोग हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी प्रतिभा से समाज को बदलने, प्रभावित करने, और जो मैंने कहा मनुष्य को मन और हृदय बदलकर साहित्य ही लंबे परिवर्तन के लिए तैयार करता है, वैसे क्रिएटिव इंसानों के बीच होने का मौका दिया। इसलिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप का और आप सबका निजी तौर पर बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शब्दों से प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिवंश जी। अब मैं जितने भी विजेता हैं उन सबसे आग्रह करूंगी कि अपने अपनी ट्रॉफीज के साथ कृपया एक ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आएं, और अपनी टीम से आग्रह करूंगी कि मदद कर दें कृपया उन ट्रॉफीज के साथ। साहित्य का महाकुंभ जब हम कहते हैं, असल में उसकी एक जो संपूर्ण तस्वीर होती है वो यही होती है। और साथ में मैं आग्रह करूंगी इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी जी को इस तस्वीर में सम्मिलित होने के लिए, और साथ में सुप्रिया प्रसाद जी को भी कृपया मंच पर आएं। इस तस्वीर में सब एक साथ उपस्थित रहें।